वेलकम टू अनदर वीडियो और ये स्पाइक्स फैमिली के सीजन 2 का एपिसोड 7 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में अब तक स्पाइक्स फैमिली के। तो कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ एंड हुआ था, यानी कि एक असेसियन का दूसरे असेसियन से आमना सामना, जहाँ योर पहली बार किसी ऐसे शख्स का सामना कर रही है जिसका हथियार काफ़ी अजीब है और जो एक मिड रेंज का फाइटर है, जिसके वारों से बचकर उन सबको लेकर भागना आसान नहीं होगा। तो उसको सामना करना पड़ेगा इसका, पर उसको हराना भी इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो शख्स अपने हथियार के साथ काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रेंड होता है। जहाँ उन दोनों से मचे शोर शराबे से बहुत सारे लोग और वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उन लोगों के बीच में यौर देखती है आन्या को, जहाँ आन्या यौर का दिमाग ही पढ़ सकती है, जो कहती है वाह कमाल कर दिया सर्कस लेडी ने। और फिर सब इसको एक परफॉर्मेंस समझने लग जाते हैं, जहाँ यौर को भी लगता है कि आन्या को कुछ नहीं पता, पर आन्या सब जानती है। और इन दोनों की लड़ाई जारी रहती है, जहाँ यौर थोड़ी सी थकी या हारी सी फील कर रही होती है अंदर से, जिसको हौसला देती है आन्या। और इस तरह से कुछ लोग और चीयर करते हैं उस शख्स को भी, जिससे उसका भी थोड़ा सा मॉरल डाउन हो जाता है और वो भी इतना फोकस नहीं कर पाता, जो सोच रहा होता है अगले वार के साथ यौर के साथ बाकी लोगों को भी ख़त्म करने का। लेकिन उसने यही गलती की और अपना ध्यान सामने चढ़ाया, जिस पल यौर उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच जाती है, जिस पर तब अपने वार करता है। पर उसके वारों को इस पल तक काफ़ी आसानी से काउंटर कर कर यौर उसके वार को घुमा कर उसके पीछे ले आती है और उसी के हथियार से उसके वार पकड़कर उसको उसी के हथियार से लपेट कर अपनी उंगली के वार से उसको हरा कर इस परफॉर्मेंस को एंड करती है। जहां आन्या समझ पाती है कि उसकी मॉम कितनी खतरनाक है, तो उसको उनकी सारी बात माननी चाहिए। अब खैर आगे उस समय तक लॉयड तैयार हो चुका होता है, जहां उसकी मन की बात सुनकर वहां पहुंचती आन्या, जिसने बिना अपने पापा को पता लगने दिए अपनी मम्मी की मदद की और अपना मिशन पूरा किया। और लॉयड को भी टेंशन में डाला, जो आता है बाहर उस ड्रेसिंग रूम से, जिसका रंग रूप एकदम अलग होता है, जिसने हर तरफ अलग तरह के बिना कॉम्बिनेशन वाले कपड़े पहने, जो शायद उसको रिप्रेजेंट कर सकता है एक फन लविंग डैड के तौर पर आन्या को उसका ये हुलिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, जो उसको इसे चेंज करने के लिए कहती है। पर खैर अब आगे उन असेसियंस में से एक असेसियन उस कमरे की ओर बढ़ता है जिसमें यौर और उसके पहले के क्लाइंट थे, जो उस कमरे में उनकी स्मेल सूंघ के ये पता लगा पाता है कि जिसको वो लोग टारगेट करने आए हैं उसने अपने हुलिया के साथ अपना परफ्यूम भी चेंज कर लिया है। काफ़ी शातिर असेसिन है ये। तो जहाँ वो इन्फॉर्मेशन की बात करता है उनके इन्फॉर्मेशन डीलर से, जिस पर वो अंदाजन कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कन्फर्म उसको भी नहीं पता भी, जिस पर वो अंदाजन कुछ लोगों को उनके हो सकने वाली जगह पर अपॉइंट करता है, जो लोग वैसे उस इन्फॉर्मेंट के बारे में कुछ बुरा बोल रहे होते हैं। पर खैर आगे आन्या नींद में झूलती हुई नाचती हुई सी आगे बढ़ रही होती है उसके बावजूद भी, ताकि वो पहुंच सके अपने मॉम के पास। मॉम खतरे में, वैसे वो नींद में कहती है, जिसको इतना माइंड नहीं करता लॉयड, जहाँ लॉयड इसे कहता है कि तुम्हारा सोने का समय हो चुका है, बच्चों को सो जाना चाहिए अब तक। पर वो हार नहीं मानना चाहती और नींद में झूलती हुई सी टकराती है एक सजावट वाले टेबल की ओर और वहीं टिक कर सो जाती है। और उसे गोदी में लेकर जाता है लॉयड सुलाने के लिए, ये सोचते हुए कि यौर उनसे मिलने नहीं आई तो पक्का वो काफ़ी बिजी होगी। जहाँ सच में यौर काफ़ी बिजी होती है, जो शिफ्ट करता है नए कमरे की ओर, जिसके अंदर किसी और के आने जाने की आहट नहीं होती। और वैसे इनके साथ बनकर आया नकली पति यहाँ पर हुए उसके डरावने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करता है, जो काफ़ी खतरनाक थे। काफ़ी अजीबोगरीब लोग आ चुके हैं यहाँ पर और उसे घर जाना है, पर जिसको शैटी डरपोक कहती है। और वैसे अगर वो उनके साथ ना आया होता तो वो सेफ रहता, क्योंकि वो तो सिर्फ इनके पीछे है। तो उसने अपनी जान खतरे में क्यों डाल रखी है, जहाँ वो कुछ तो कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। और आखिर में कहता है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, और मैं नहीं भूल सकता कि बॉस ने मेरे लिए क्या किया था जंग के बाद, जब खाने के लिए कुछ नहीं था और खाने की चीज़ें काफ़ी महंगी थी। तब उसको किसी ने एक ब्रेड का टुकड़ा दिया था, जो ब्रेड का टुकड़ा वो आज भी नहीं भूला। और शायद उसको शैटी ने ये ब्रेड का टुकड़ा दिया था, जिसका रियल नाम शायद ऑल का होगा, जो हम शायद आगे जान पाएंगे, क्योंकि उसी ग्रेटिट्यूड के चलते वो अभी यहाँ पर है। और हापुन भी कोई अच्छा इंसान नहीं जिसको लेकर वो बात करता है, जिस पर वो एक्शन लेना चाहेगा, बस उस समय तक जब तक चीफ उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं देते, जिसको सुनकर वो अपनी सारी हिम्मत नकार देता है। जहाँ चीफ ने वो दस्तक एक सिग्नल के तौर पे दी थी। और फिर वो अंदर आते हैं और इन तीनों को रेस्ट करने के लिए कहते हैं, जहाँ यौर दरवाजे के पास गार्ड करेंगी, जिस दौरान चीफ दुश्मनों को कम करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए वो निकालते हैं गन। जहाँ वैसे वो नकली पति इनके स्ट्रेंथ और ताकत की तारीफ करता है और इनके दाव को समझता है कि मार दो नहीं तो तुम मारे जाओगे। इस सब के बावजूद कि जंग को हुए 10 साल बीत चुके हैं, जंग कभी ख़त्म नहीं हो रही, जिस पर ये भी कहते हैं कि जब तक इंसान रहेंगे तब तक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, या तो वो जंग में हो या जंग के बाद हो, ये जंग हमेशा इसी तरह जारी रहेगी। और हम बस अपने देश के सिपाही हैं, जो फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं ये कह के यौर को अगर कुछ भी अलग लगा
तो मैं अपने पैरों से सिग्नल दूंगा। और साथ ही यॉर को कह के जाते हैं कि फोकस रखना चाहिए मिशन में, वरना हम सब मारे जाएंगे। तो आगे यॉर सबको सोने के लिए कहते ताकि वो एनर्जी स्टोर कर सके, और जूते पहन के सोने के लिए कहती है ताकि वो झट से उठकर भाग सके। और वो भी गेट के पास बैठकर आराम करते हुए सोच रही होती है। वो कांटेक्ट नहीं कर पाई लॉयड और आन्या को, पर अभी ये सही समय नहीं है वो सब सोचने का। पर तभी उसके दिमाग में फ्लैश होता है लॉयड, वो और आन्या तीनों मजे कर रहे हैं शिप पे। और अभी कुछ समय पहले की फाइट में उसके पैर भारी लग रहे थे, क्योंकि शायद वो डर रही थी कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। और जब वो डरी तो उसके मूव इतना असरदार नहीं रहे, क्योंकि अगर उसे कभी कोई चोट लगी तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी उन दोनों को कि वो चोट उसको कैसे लगी, और शायद वो उनके साथ ना रह पाए। पर वो तो सिर्फ उसके कवर है ना। और फिर वो सोचते अपने प्रायोरिटीज के बारे में, जो पहले उसका भाई था और अब शायद आन्या और लॉयड है, जहाँ आखिर में सिर्फ यही सवाल बचता है कि कौन है वो और ये सब किस लिए। जिसके साथ सुबह होना शुरू हो जाती है और आगे हम देख पाते हैं लॉयड के इन्फॉर्मेंट को बॉन्ड के साथ, जिसे पता नहीं क्यों दोबारा बेबी सिटर या डॉग कीपर बनाती है, जो काफ़ी परेशान होता है इस चीज़ से और बॉन्ड को डांटने लग जाता है। लेकिन तभी एक लड़की आती है जो उसको बॉन्ड के साथ देखकर थोड़ी सी उससे बात करना शुरू करती है, क्योंकि शायद वो डॉग लवर लगती है, जो थोड़ी सी उससे बात कर लेती है, जिससे थोड़ा दिन बन जाता है इसका भी। और दोबारा मिलने के वादे के साथ वो वहाँ से निकल जाती है। तो क्या है ये, एक उम्मीद या एक ट्रैप? जिसके बाद वो बॉन्ड को ऑफर करता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। तो सुबह की पहली किरण के साथ हम बढ़ते हैं लॉयड की ओर, जो परेशान होता है अपनी कुछ सोच को लेकर कि वो एक जासूस है। उसने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन की, कई तरह की सिचुएशन के बारे में जाना, चाहे वो मरने से पहले की कुछ पल ही क्यों ना हो, और हर तरफ सीखा उसने शांत रहना। और वो वैसा ही रहा, पर सिर्फ उस समय तक जब तक उसने आन्या की वो शक्ल नहीं देखी जहाँ वो पहली बार डगमगाया अपनी फीलिंग्स को लेकर। पर फिर वो खुद को समझाता है कि इंसान डरता है अननोन से, किसी अनजान चीज़ से जिसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे पड़ोसी देश या पड़ोस का कोई बंदा जिसके बारे में वो नहीं जानता और उसको लेकर रिस्क नहीं ले सकता, जिसको लोग मोस्टली अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए इग्नोर करते हैं या ध्यान नहीं देते, जो इस तरह के सवालों से बचते हैं। पर अननोन से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कमाल का स्पाई हूँ जो अननोन को भांपकर उसकी पड़ताल करता है, जैसे हमारे साइंटिस्ट जो अंधेरे में रोशनी ढूंढकर कई सारे वायरसेस के वैक्सीन बनाए और कई तरह की कमाल की चीज़ें बनाई। और आज इस नए दिन के साथ वो भी अपने अननोन के फियर को ख़त्म कर इसको सॉल्व करेगा। वैसे आगे चीफ अपने दो नकली कोलिग्स को कहते हैं आज कोई काम नहीं है, जिन दोनों को वैसे लग रहा है कि वो बिजनेस ट्रिप पर आए हैं, पर ये सच नहीं है। हाँ, पर काम ना होने का रीज़न है कि इनके वीआईपीज आपस में लड़े, जिस वजह से उनकी बात नहीं हो रही, तो आगे कुछ और बात बन नहीं पा रही। और अब आगे आन्या के साथ होता है लॉयड, जो आन्या को समझने की कोशिश करना चाहता है, जहाँ आन्या अपनी मॉम को ढूंढकर उनकी मदद करना चाहती है। पर पहले उसे चकमा देना पड़ेगा अपने पापा को, जिसके लिए वो उसको लेके जाती है गोल्फ खेलने वाली जगह पर, जहाँ लॉयड हर एक शॉट को परफेक्टली खेलता है और आगे खेलने का मौका देता है आन्या को, जो एक बार भी सही से गोल नहीं कर पाती और लंच के टाइम तक भी लगी रहती है ताकि वो एक बार तो गोल कर पाए, जिससे वो चिढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा और वो गिर जाती है उल्टा अपने पापा के ट्रैप में, जहाँ उसका समय बर्बाद हुआ और वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। आगे उनको बुक पढ़ने ले जाते हैं, जहाँ लॉयड ने सारी बुक पढ़ रखी होती है और उसे लगता है कि लॉयड बिजी रहेगा, पर वो खुद मांगा पढ़ना शुरू कर देती है और बिजी हो जाती है। आगे उसको पजल में बिजी करना चाहती है, लेकिन लॉयड इस पजल को 2 मिनट में सॉल्व कर सकता है। आगे करती है वो स्केटिंग, फिर मैजिक शो और इस मजे में भूल जाती है मॉम को ढूंढना, जिसके बाद डिनर करते हुए वो दोबारा उस तरह का सड़ा हुआ चेहरा बना लेती है, जिस पर लॉयड सोचता है मैंने क्या गलती कर दी, क्या हुआ उसको, क्या वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, ऐसे तो फौज और फैमिली खत्म हो जाएगी। जिस सबको सुनकर आन्या आखिर में समझ पाती है कि अपने पापा को काफ़ी टेंशन दे रही है, और बताते कि आज के एडवेंचर में उसको मज़ा आया, बस वो मिस कर रही थी मॉम को, और वो मम्मी पापा को साथ में देखना चाहती है और इसलिए भी वो मम्मी की मदद करना चाहती है। और आखिर में लॉर्ड उसको समझ कर कोशिश करता है कि उससे वो लोग मिल सके, मतलब उसको नहीं पता कि वो कहाँ होगी, पर वो मैसेज छोड़ सकता है उसके लिए, जहाँ उस मैसेज को पाने के बाद वो इनसे मिलने आ सकती है। और फिर आने को बताता है वो आज की आतिशबाजी के बारे में, जो काफ़ी क्राउडेड हो सकता है और जो मेन इवेंट है आज का, पर उम्मीद हो सकती है कि वहाँ वो उस भीड़ में शायद ढूंढ ले यॉर को, या शायद नहीं भी, पर ट्राई कर सकते हैं। पर आगे उस डेक पर कुछ और लोग ढूंढ रहे अपने शिकार को, जहाँ चीफ भी कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं, और आगे वो इन्फॉर्म करते हैं यॉर को कि 4 घंटे में दूसरी शिप या नाव आने वाली है इनको लेने के लिए, ताकि ये कहीं और निकल सके उसके साथ। पर खतरा काफ़ी बढ़ रहा है, तो उन्हें अपनी जगह चेंज करते रहनी पड़ेगी, और कमरे के साथ ये बदलते अपने विग्स को ताकि वो उनको पहचान ना सके, जिस दौरान बाकी लोग भी काफ़ी हद तक एक्टिव हो चुके होते हैं इनको लेकर, पर उनके पास भी कुछ पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही।
तो यॉर और बाकी लोग अपना लुक बदलकर उस कमरे को छोड़कर बढ़ते हैं आगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीक्रेट इवैक्यूएशन के साथ, जहां इन्हें चुपके चुपके जहाज के इवैक्यूएशन तक जाना है और वहां से एक बोट लेकर निकलना है और आगे इन्हें एक शिप लेना आएगा जिसके साथ ये इस जहाज से इवैक्यूएट कर जाएंगे। तो जहां ये तीनों अपना भेस बदले और अपने जान पहचान वाले लोगों से छिपते छिपाते आगे बढ़ते हैं, पर हुलिये के साथ इनकी खुशबू चेंज नहीं होती। जो गुजरते खुशबू एनालाइज करने वाले एक असिस्टेंट के बगल से जो इनकी खुशबू पहचान लेता है इन लोगों को। पर इन तीनों के अलावा लॉयड और आन्या डेक पर जाते हैं फायरवर्क्स देखने के लिए, जहां आन्या किसी बच्चे को अपने पापा के कंधे पे बैठे देख इनडायरेक्टली कहते हैं लॉयड से कि वो देख नहीं पाएगी इस सब फायरवर्क्स को इतनी कम हाइट से, और फिर लॉयड उसको भी कंधे बैठा लेता है। तो जिस तरह से लोग चल रहे होते हैं उस डेक के ऊपर और कोशिश करते हैं कि इन्हें दिख पाए यॉर भी, जैसा होना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। पर आन्या सबका दिमाग पढ़कर ढूंढने की कोशिश करती है अपनी मॉम को, जो उसको नहीं मिलती वैसे, जो वैसे आगे डैक पे फैले हुए कई सारे असिस्टेंट्स को भाप पाती है जो हर तरफ हर जगह फैले हुए हैं, जिस पर इन्हें अपने बाहर निकलने की लोकेशन को चेंज करना पड़ता है, जो शांतिपूर्वक तरीके से उस डैक के किसी और किनारे से बाहर निकलते हैं जिन्हें शांति से बाहर निकलना है। पर जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं आतिशबाजी शुरू हो चुकी होती है जिससे घबरा जाते हैं। पर खैर इन्हें आगे बढ़ना है, जिस तरह बढ़ना शुरू करते हैं ये लोग। अब क्योंकि असेसिन इनके बारे में जानते हैं तो वो पॉइंट आउट कर लेते हैं कि कहाँ है ये, और जैसे ही लोग डेक पे और आगे बढ़ते हैं उनके ऊपर एक स्नाइपर निशाना लगाए पहले से बैठा होता है, जो निशाना ताने शैटी पर गोली चलाता है, जिसे भाप लेती है यॉर और उस गोली को डॉच कर लेती है, जिससे उसके हाथ पे एक खरोच आ जाती है। तो यॉर उसके वार से सिर्फ बचती ही नहीं, उस पर एक वार भी करती है, पर वो दोबारा तैयार होता है उसके उस वार से बचकर उस पर निशाना लगाने के लिए। पर सिर्फ वही अकेला नहीं होता, क्योंकि वहां और भी असिस्टेंट्स आते हैं जो उसको घेर लेते हैं और अपने अपने हथियारों से वार करना शुरू करते हैं, जिसमें से एक शुरिकेन से ही वार करता है, जिसके शुरिकेन पे वो अपने हाथों से ही वार करके शुरिकेन तोड़ देती है। पर उसके बाद इन तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं असेसियंस, जिन सबकी प्रेजेंस यॉर फील नहीं कर पाई। मतलब ये सभी स्ट्रांग है और वो अपना स्टैंस लेकर तैयार होते हैं इनसे लड़ने के लिए, जहां वह स्नाइपर भी अपने निशाने को लिए तैयार होता है और पहले यॉर को मारने की सोचता है, पर जिसको बचाते हैं चीफ, और स्नाइपर को मार उसके बंदूक से बाकी लोगों पर निशाना साध लेते हैं। और कई सारे असिस्टेंट को स्नाइप करके वो डायरेक्ट करते हैं यॉर को एक केविन की ओर, जिस तरफ वो उनको ले ही जा रही होती है कि कई सारे स्नाइपर और आगे आते हैं उनको रोकने के लिए। तो जिस तरफ जाने में मदद करता है वो नकली पति, पर उस तरफ यॉर नहीं पहुंच पाती और वहाँ एक और असिस्टेंट पहुंच जाता है उनको गोली मारने के लिए, जहाँ शैटी को बचाने के लिए वो नकली पति बंदूक की गोली का आगे कूद जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। पर खैर वो सेफ है क्योंकि उसने ब्लड प्रूफ जैकेट पहना था, जो अंदर कुत्ते कुत्ते उस कैबिन के गेट को बंद कर देता है, जहाँ ऊपर से आगे यॉर भी उस कैबिन को ढक देती है और अपने फुल फेस अटैक के साथ इन सब का सामना करती है, जिनमें से एक जाता है टप्पा खाकर पानी के अंदर और बाकी 3 लोग से वार करते इकट्ठे, पर उन सबको वो साथ में ही निपटा देती है, जिनमें से एक का इस्तेमाल वो करती है एक शील्ड के तौर पर। बाकी जो बीचों बीच दिखते हैं उनको गोली से उड़ा देते हैं चीफ। वैसे जहाँ आगे उन्हें जगह की सफाई भी करनी पड़ेगी ताकि कोई सबूत ना छूटे, तो आगे यॉर जॉनी डेप से भी लड़ती है, जिसको यॉर मार देती है, और उस तरफ चीफ भी पहुंच जाता है झाड़ू पोछा लेकर उस जगह की सफाई करने के लिए और वहां मौजूद लाशों को समुद्र में फेंकने के लिए भी, क्योंकि ये लोग भले ही पावरफुल हो, ये हमारे सामने कुछ नहीं है क्योंकि हम है गार्डन। तो उस फायरवर्क के शोर में इनकी आवाज़ दब चुकी होती है, और सिर्फ ये पटाखे ही नहीं जो लाल रंग में फैल रहे हैं, वहाँ फैल रहा है लाल रंग में लोगों का खून, असेसिन्स का खून, जिनको यॉर एक एक करके मारी जा रही है, और चीफ उन्हें मारने के साथ सफाई का खासा ध्यान रख रहे हैं। और इस खूनी रात में लोगों की लाशों के ढेर के साथ इन्हें कुछ पावरफुल असेसिन का सामना भी करना पड़ता है, जिन्हें ये थोड़ी मेहनत करने के बाद आखिर में हरा ही देते हैं, जिसमें से कुछ अगर चीफ से मिस होते हैं तो उन सबको मार देती है यॉर, जो लगातार कई सारे लाशों का ढेर लगा चुकी होती है, जिसके आसपास सफाई करते देखे जाते हैं चीफ, जिन सबको मारने का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। उनके सर में एक छेद, और आगे बहुत सारे लोग सरप्राइज अटैक के साथ सामने आते हैं, जहां यॉर के ऊपर जहर काम नहीं करता और बाकी लोगों के वारों को भी काउंटर कर हुए के करके लाशों का ढेर लगा देती है, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। पर कुछ लोगों की फुर्ती को देखो ने मारने के लिए पैटर्न चेंज भी करना पड़ता है, पर ओवरऑल चीफ और ये दोनों मिलकर साथ में उन सबको भी निपटा देते हैं। तो आगे वो असिस्टेंट बचता है जिन्होंने इनको ट्रैक किया था, जो शायद बैक ऑफ कर सकता था, पर उसने आधी पेमेंट ले ली है, तो अब वापस लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता और वो इस काम को अंजाम देगा। पर कैसे? क्योंकि वो सामना नहीं कर सकता यॉर का, पर उसके साथ आया एक शख्स सामना कर सकता है इन दोनों का, जो चीफ के इंसाफ और देशभक्ति की बात खत्म होने के बाद साइड से एक वार करता है, जिसको डाउच करते हैं वो नीचे झुककर। पर इससे पहले कि उस पर गोली चलाए, वो अपनी तलवार के मयान से उन पर हमला करता है, और इसके साथ चीफ एलिमिनेटेड, मतलब हारे हैं अभी। जो उसके बाद टूट पड़ता है यॉर पे, जो यॉर के हेयर पिन या जो पिन वो इस्तेमाल करती है उसको एक ही वार से काउंटर कर देता है, जिसके अगले वार को रोकती है यॉर अपने पैर से। पर उसके वार से यॉर काफी तक समझ पाती है कि बाकियों की तरह नहीं है,
ये बाकियों से ज़्यादा पावरफुल है, जिसे इस समय मरने का डर महसूस होता है। जहाँ कहा गया था कि अगर वो मारी जाए तो उसकी फैमिली वालों को बोला जाएगा कि उसका ट्रांसफ़र हो गया है कहीं दूर। पर यॉर के हिसाब से उसके घर वाले क्या सोचेंगे, वो क्यों इन्हें बिना बताए कहीं दूर चली गई। कितनी अजीब औरत है वो। और उसके तलवारों को चलता देखकर उसे लगता है अगर उसके बाल कट गए सबसे तो घर में क्या बोलेगी वो, उसको एक नया हेयर कट कैसे मिला। पर ये समय ये सब सोचने का नहीं है, क्योंकि बालों के अलावा हो सकता है कि उसके भी दो टुकड़े हो जाएं। जहाँ वो असिस्टेंट उसके डर को देखते हुए उसे विड्रॉ करने के लिए कहता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकती, जिसे वो लोग पैसे का लालच भी देते हैं। और ये भी तो पैसों के लिए लोगों को मार रही है। पर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं ये करती हूँ। वो ये क्यों करती है? क्योंकि जो सपना था उसका अपने भाई को पढ़ाने का, वो तो पूरा हो गया। वो उसे अपने देश के लिए कर रही है, पर ये भी विजन उसका क्लियर नहीं होता। जिस पल उसकी वो तलवार उस तक पहुंचने वाली होती है, जिसको वो डॉच कर लेती है, पर इन सब ख्यालों में वो ध्यान नहीं देती कि उसका पैर कहीं उलझ जाता है और उस तलवार के म्यान से वो एक वार खा लेती है और जाकर टकराते एक किनारे पर। और हम देख पाते हैं वही सीन जो कि प्रीव्यू में था, जहाँ योर हार चुकी थी, जो अपने सुने हुए इस पल में याद करती है कि दोबारा वो शायद लॉयड के कपड़े नहीं धुलवा पाएगी और ना ही आन्या को होमवर्क करा पाएगी। और ये शख्स मेरे सामने तलवार ताने क्यों खड़ा है? अचानक से उसको यूरी के विजन भी आने शुरू होते हैं, जो उस पल के होते हैं जब उसको जॉब मिली थी और उसे उस पर लगा था कि उसको जरूरत नहीं पड़ने वाली इस काम को और कंटिन्यू करने की, क्योंकि शायद यूरी खुद को अब संभाल सकता है। तो यौर को हराकर वो आगे दूसरे बंदों को कहता है मारने के लिए ओल्का को। पर अपनी उस हालत में भी यौर उसको रोकने की कोशिश करती है, पर वो अब भी ओल्का को क्यों बचाना चाहती है। जहाँ उसे ओल्का के विजुअल्स आते हैं और साथ ही उसे याद आता है कि वो इस काम को क्यों करना चाहती थी, अपने देश को बचाने के लिए। हाँ भी और ना भी, पर जो मेन रीज़न था वो था अपने भाई को एक सामान्य ज़िंदगी दे पाने का। और इस सिंपल लाइफ को बनाए रखना अब और ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, जहाँ उसके पास उसकी फैमिली में कई सारे लोग और हैं जिनको एक सिंपल लाइफ दे पाना उसकी कोशिश होनी चाहिए। जहाँ आगे वो उस असेसिन की तलवार को पकड़ लेती है, क्योंकि उसे शांति नहीं चाहिए, उसे अपने हाथ में आ रहे खून की भी चिंता नहीं है। चाहे ऐसी जिंदगी क्यों ना जिसमें वो जल्दी मारी जा सकती है। जहाँ आगे उसकी छाती पे कट लगता है उस तलवार से, और आगे वो सोचती है चाहे मुझे फॉजर्स को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। जो याद करती है लॉयड को, जिसने कहा था कि किसी को अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे ऐसे काम में ताकि बाकी लोग एक सामान्य जिंदगी जी सके। तो हो सकता है कि लॉयड इसको समझेगा, और जिसके बाद एक लात के वार से वो उस असिस्टेंट को डोमिनेट कर लेती है और तैयार होती है कभी ना हार मानने के लिए। तो आगे हम देख पाते हैं आउटर आउट्स के बाद हम बढ़ते हैं कहानी कुछ बचे कुछ फेज में, जहाँ मिलते हैं यूरी से, जो अपने काम के दौरान किसी को पकड़ने वाले होते हैं। लेकिन यूरी बेहोश हो जाता है। तो क्या संदिग्ध लोगों ने उस पर हमला किया? नहीं, उसको सर्दी लगी है। पर उसके लिए बीमार होना काफ़ी अनकॉमन होता है, जिस पर वो कहता है कि मेरी दीदी मुझसे दूर गई है शायद इस फीलिंग की वजह से, मेरे सेल्स शरीर के सेल्स कमज़ोर हो गए हैं। तो आगे उसका साथी उसके लिए दवाई लेने जा रहा होता है, जिससे यूरी रिक्वेस्ट करता है हर्बल टी लाने के लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक में यूरी के, जब वो छोटा बच्चा था और उसको सर्दी होती थी तो उसकी दीदी काफ़ी चिंता करती और उसको कई सारे लेयर चढ़ा देती गर्म कपड़ों के, और उसके बुखारी जुकाम को निपटाने के लिए उसकी गर्दन के आसपास हरी प्याज लपेटती है। और शायद इससे यूरी खुद निपट सकता है, पर खैर आगे वो सुनती है किसी से हर्बल टी के बारे में और उसके इंग्रेडिएंट जुटाने के लिए पहुंच जाती है पहाड़ों में, और वहां से इंग्रेडिएंट के साथ एक जंगली सुअर को मारकर अपने साथ ले आती है, जो उसकी बहुत चिंता करती है। जहाँ यूरी भी उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहता है बड़ा होकर। तो आगे उसको पिलाती है वो हर्बल टी, जिसको पीकर उसका टेस्ट उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता और उस टेस्ट को नापसंद करते हुए वो ठीक हो जाता है। तो जिस सपने के साथ वो बाहर निकलता है और आगे उसका कोलीग उसके लिए बनाता है वही हर्बल टी, जिसको लेते उसका रिएक्शन बिल्कुल पहले जैसा ही होता है, जो ठीक हो जाता है। पर उसका कोलीग उसको समझाता है कि तुम अभी ठीक नहीं हुए तो आराम करो। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जहाज के सफर से, जहाँ सफर कर रही होती है यौर और मजे कर रहे होते हैं लॉयड और आन्या। जहाँ यौर और उस तलवारबाज का आमना सामना अब भी जारी होता है। पर दूसरी तरफ आन्या काफी खुश होती है उस फायरवर्क को देखकर, जिस पर एग्री करता है लॉयड। पर हाँ, वो ढूंढ नहीं पाई यौर को इस भीड़ में, जिससे याद आता आन्या को उसका पहला मकसद, और वो था उसकी मॉम को ढूंढना। वो फिर से ये भूल गई। अब खैर आगे यहाँ लॉयड देख पाता कुछ लोगों को जो सिक्योरिटी स्टाफ टाइप कुछ लग रहे होते हैं, पर वो कुछ घबराए हुए से होते हैं, जिनकी लिपसिंग रीड करके समझ पाता है लॉयड कि इस शिप में कहीं एक बॉम्ब है। तो जहाँ लॉयड को लगता है सब सिक्योरिटी वालों का काम है, वो खुद निपट लेंगे इससे, और साथ ही वो ये सब जानते हुए पीछे भी नहीं हट सकता, क्योंकि सुने वाला नुकसान काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है। और साथ ही उसके दिमाग में आने की जिम्मेदारी भी होती है, जो सब आन्या समझ रही होती है। जहाँ वो कहती है मैंने अपना खेल ख़त्म नहीं किया, मुझे और खेलना है, और मुझे यहाँ डे केयर में रुकना है, जो एक बच्चों को संभालने वाली जगह होती है, जहाँ लोग अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं कुछ समय के लिए। तो वहाँ लॉयड आन्या को छोड़कर बढ़ता आगे, जहाँ आगे आन्या उसके केयर टेकर से कहते हैं कि मैं बॉल खेलूंगी, और फिर वो बॉल खेलने से बोर हो जाती है और फिर आगे ड्रॉ करने के लिए कुछ मंगवाती है उससे। और उस दौरान
वो वहां से निकल लेती है। तो खैर आगे लॉयड भेस बदल कर पहुंचता है उस जगह जहां बॉम्ब इम्प्लांट किया गया है, और उन्हें ये बताता है कि वो पहले नेवी में था, बॉम्ब स्क्वाड में। और आगे देखता है इस बॉम्ब को जो वेस्ट वाले इस्तेमाल करते हैं, मतलब जहाँ से ये बिलोंग करता है। पर फिर भी ये बॉम्ब उन्होंने इम्प्लांट नहीं किया, पर शायद ये उन्हें फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था कि इल्ज़ाम उन पर जाए। और दूसरी तरफ आन्या अपनी मॉम को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है, जिस दौरान वो किसी का मन पढ़ पाती है, जो कि वही बंदा होता है जो सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। जिसे जितना करना था उसने कर लिया, और वो यहाँ से निकल रहा है जहाँ ये जहाज़ जल्दी तबाह होने वाला है, और वो ऐसा होने से पहले यहाँ से बच के निकल जाएगा। जो उस खतरनाक औरत के बारे में बात करता है जो होती है यौर। पर कुछ समय बाद उसकी रेंज काफ़ी दूर हो जाती है आन्या के दिमाग पढ़ने की रेंज से। तो आन्या उसको ना खोज पाकर दोबारा बढ़ती है आगे अपनी मॉम की तरफ। जिस लोकेशन की तरफ बढ़ते उसे देखता है अपनी मॉम का वो टूल जो इस्तेमाल करती है लोगों को मारने के लिए। जो अपनी मॉम का दिमाग पढ़ के समझ पाती है कि उसकी मॉम ऊपर है और उनके पास कोई हथियार नहीं है, जिसको देखते हुए वो इस हथियार को पूरे जोर के साथ ऊपर फेंकती है, जो ऊपर पहुंच भी जाता है उसकी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। अब खैर आगे कुछ और लोग चुपके चुपके बढ़ रहे होते हैं शैटी की और उसको मारने के लिए, ताकि ये मिशन पूरा हो सके। पर उस तक बढ़ते हुए उनमें से एक का पैर उसी हथियार से फिसलता है और वो गिरते हुए बंदूक की ट्रिगर पुल कर देता है, जिससे उसके साथी पर ही गोलियां चल जाती है और वो भी गिर जाता है नीचे। और वो हथियार अपने आप अपना एक टारगेट ढूंढ लेता है। जहाँ ये और पीछे मुड़ के देखती है कि गोली की आवाज़ यहाँ से आई थी, और उसे दिखता है उसका हथियार, जिसको वो दोबारा पकड़ के तैयार होती है इस जंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए। और वो तलवारबाज भी अपने अगले वार के साथ अपनी सारी शक्तियों को इस्तेमाल करने वाला होता है, जो कि अपने स्ट्रेंथ से पूरी शक्तियों को इकट्ठे जोड़ रहा होता है। जिस पर काफी तेजी से भागते हुए बढ़ती यौर जिस मौके का फायदा उठाकर दूसरा सेसियन यौर पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन उसको रोकते हैं चीफ। और आगे उन दोनों धुरंधरों के वार आपस में टकराते हैं और उस असेसिन की छाती भी खून से लाल हो जाती है। और इस जंग में जीत हुई यौर की। और आगे यौर के अलावा लॉयड ने भी उस बम को डिफ्यूज कर दिया। तो क्या अब सब नॉर्मल हो गया? जब वो इन्फॉर्मेंट आगे अलविदा कह रहा होता है यॉर्क को, और साथ ही बात करता है उन चीखों की जो आएगी जब ये जहाज डूब रहा होगा। क्योंकि आगे लॉयड भी चीज को हाईलाइट करता है कि अगर उनका मकसद इस जहाज को डुबाना है तो इतने से बम से कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद है और हो सकता है कि इस जहाज में और भी कई सारी जगह बॉम्ब फिट किए गए हो। तो जिन सब बातों को सुनकर ये बाकी लोगों को भेजते हैं पूरी जहाज की पड़ताल करने के लिए, और साथ ही इस बात का भी खासा ध्यान रखते हैं कि ये बात ऊपर के लोगों तक ना पहुंच सके। तो जहाँ आन्या अपनी मॉम की मदद करने के बाद बढ़ रही होती है चाइल्ड केयर रूम की ओर, इस बीच उसके बगल से गुजरता है कसेसियन, जिसके मन को पढ़कर वो आगे जान पाती है उसकी नाक के इस्तेमाल से कि वो सूंघ पा रहा है आसपास से एक बॉम्ब को। तो ये बात वो अपने डैड तक कैसे पहुंचाए, कैसे पता है बाकी लोगों को कि यहाँ बॉम्ब है, जिसको वहां दिखता है एक ऑफिशियल, जिससे वो बताते कि यहाँ इस गाड़ी के पास किसी अंकल ने अपनी नाक की गंदगी निकाल के लगा दी, तो प्लीज इसको साफ करवा दो। पर वो कहता है कि वो बिजी है और उसकी बात नहीं मान रहा होता, जहाँ वो रोना शुरू करने वाली होती है। और वो उस पर एक नज़र डालने के लिए तैयार हो जाता है। और आगे वो इन्फॉर्मेंट जान पाता है कि उनके असेसियंस हार चुके हैं, पर उनमें से एक आखिरी बचा असेसियन उसकी ओर बढ़ता है उसकी एक छोटी सी नाव में, जिससे वो यहाँ से भागने वाला होता है। और उससे पूछता है इस बॉम्ब के बारे में जो उसने प्लांट किया है यहाँ पर। तो उसने प्लांट किया है बॉम्ब ताकि वो गार्डन और बाकी लोगों को साथ में मार सके। पर इस शिप में उस क्लैन के कुछ और जरूरी लोग भी हैं, पर उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये बॉम्ब कुछ ऐसे जैसे वेस्ट वालों ने बनाए हो, तो इसके ब्लास्ट होते ही जंग का आगाज हो जाएगा और हथियारों की बिक्री से वैसे भी क्लाइंट काफी खुश होने वाला है। पर खैर जो भी हो, ये चश्मे वाला असिस्टेंट कहता है कि ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। पर ये बंदा किसी को राइड देने के लिए अपने साथ लेके नहीं आया, क्योंकि इसमें राशन सिर्फ एक इंसान के खाने लायक ही है। तो पहले इसको निपटाएगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो आगे उस शिप में कुछ और बॉम्ब मिलते हैं जिनको भी डिफ्यूज कर दिया जाता है, और पता चलता है एक और बॉम्ब है उस घड़ी में जिसकी तरफ आन्या इशारा कर रही थी, और वैसे उसलिए ही कर रही थी क्योंकि जानती थी वहाँ बॉम्ब है। तो जिसको डिफ्यूज करने के लिए लॉयड भी वहाँ तक पहुँचता है, पर वो समय की पाबंदी को देखते हुए उस घड़ी को उठाकर बाहर फेंकने जा रहा होता समुद्र के अंदर, ताकि वो समय रहते बचा सके शिप को। तो लॉयड वो घड़ी उखाड़ कर समुद्र में फेंकने जा रहा होता है, जहाँ समुद्र में लड़ रहे होते हैं वो दोनों सेसियंस इस नाव के लिए, जिसमें से एक कहता है कि जल्दी ये जहाज फटने वाला है, उसका बॉम्ब सही टाइम पे जरूर फटेगा। और घड़ी समुद्र से फेंकने के बाद वो घड़ी सीधा जाती है उनके सामने, और वो घड़ी समय के साथ सही समय पर उनके पास आकर ही फटती है और दोनों उस बोट से उतरकर पानी के अंदर गिर जाते हैं। तो बाकी लोगों की टेंशन होती है धमाका किस चीज़ की थी, जिनको लगता है हो सकता है फायरवर्क का कुछ हिस्सा बच गया हो। और साथ में आन्या ही मौजूद होती है, जिसको वो इंस्ट्रक्टर ढूंढ लेती है, जिसके साथ वो बहाना बनाती है कि उसको पॉटी लगी थी इसलिए वो भाग गई थी। तो खैर आगे यॉर्क के क्लाइंट अब नाव से नीचे उतरने वाले हैं, जो अपने आप को ढक लेंगे उनके सेफ्टी बोट आने तक पानी के अंदर जाकर।
और उसके बाद उन्हें वो सेफ्टी बोर्ड मिलेगी और वो सेफली आगे बढ़ जाएंगे। जो जाने से पहले यॉर से गले मिलना चाहती है और गले मिलती भी है, जहाँ उसका बच्चा भी यॉर से गले मिलना चाहता है, और इस तरह से वो समुद्र में आगे बढ़ते हैं। तो अब इन्हें बस दूसरी शिप की नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। तो वैसे आगे यहाँ पे उस आइलैंड में मिलने की रिक्वेस्ट डाली थी लॉयड ने यॉर से, उस क्रूज की इन्फॉर्मेशन डैक पे शायद। तो जहाँ पे रिक्वेस्ट ग्रांट हो सकती है क्योंकि इनका मिशन पूरा हो चुका है, बस उसे अपना हुलिया ठीक करना पड़ेगा और अपनी चोटें छिपानी पड़ेंगी। तो खैर आगे लॉयड सारा काम कर कर वापस पहुंचता है उस जगह जहां वो आन्या को छोड़ के गया था, जहां आन्या बेफिक्र होकर सो चुकी है। तो आगे आन्या को गोद में लेकर वो सोचता है कि चलो सब कुछ अच्छा हुआ, मेरी फैमिली बच गई। पर फैमिली, ये फैमिली तक मिशन था, और ये भी तो एक मिशन है, एक वेकेशन मिशन नहीं। ये मिशन नहीं है जहाँ सब सोचते हुए अगला दिन निकल चुका होता है और बिस्तर में गोल गोल घूमते हुए आन्या नीचे गिरने वाली होती है, जिसको पकड़ लेता है और उसकी नींद खुलती है, जहाँ उसको दिखाता है सुबह की सुनहरी धूप, और इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं एक आइलैंड की ओर, जहाँ यॉर भी तैयार होती है उनसे मिलने के लिए, जिसके साथ ही एपिसोड एंड होता है। तो चलिए जानते हैं अब क्या होगा आगे कहानी में। तो प्रीव्यू के हिसाब से मिलेंगे आइलैंड पर, काफ़ी मज़े करेंगे, और उसके बाद ये सफ़र एंड होगा जहाँ स्कूल तक पहुँचेगी आन्या और बताएगी सबके बारे में, और साथ ही यॉर का भाई भी उससे मिलने आएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक दूर रहने के बाद यॉर वापस आ रही है। तो खैर वो आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 2 के एपिसोड 10 में। अपने चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।